भारतीय साहित्य मंच के अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बातचीत कर रहे हैं फर्रुखाबाद से डॉक्टर प्रखर दीक्षित जी के साथ। अभी पिछले लिंक में हमने उनसे उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें आज हमने जानी और अब समय है उनके साहित्यिक जीवन के बारे में जानने का। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। और प्रखर जी, कहाँ से आपका साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ, आप बताएं वहां से। यूं तो मेरा साहित्य जीवन जो है सेना में रहते ही शुरू हो गया था। जी। सेना में जब मैंने लगभग 15-16 साल सेवा पूरी कर ली। उस दौरान मेरा प्रशिक्षक के तौर पर वहां पर महू छावनी में नियुक्त हुई। जी। और चूंकि वहाँ कॉलेज था, वहाँ पढ़ने पढ़ाने का माहौल था, तो सैनिक गतिविधियां तो थी, सैनिक पाठ्यक्रम था, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का माहौल था। जी। जो भी करना है तो पढ़ाई ज्यादा थी, और रात के 2:30-2:30 बजे तक, 2-2 बजे तक पढ़ाई करनी पड़ती थी तब पढ़ाने के लिए जरा जी। उस तरह। फिर वहां पर ये 93 की बात है, 96 की, 96 में मेरी वहां पर पोस्टिंग हुई। जी। तो एक दिन मैं अपने स्टाफ रूम में बैठा हुआ था, खाली पीरियड था, तो मेरे पास हमारा एक सहयोगी सिविलियन, एज ए सिविलियन, सैनिक नहीं था लेकिन हमारे संस्थान में वो पोस्टेड था, और वो भिंड मुरैना का रहने वाला था। बहुत अच्छा सिविल से ही वो कवि था। हम्म। एक दिन मेरे पास आया और मेरे सामने बैठा, चाय पी रहा था, बोला कि भैया आप लिख सकते हो, उसने मुझसे ये कहा। हम्म। और उससे पहले कोई बात नहीं हुई। हम्म। मैं ताजु मान गया, लिख सकता हूँ, जो हमने इस बारे में सोचा भी नहीं था। तो उसने मुझे प्रेस किया, नहीं आप लिखिए, आप लिख सकते हो, आपके अंदर क्षमता है। हम्म। कुछ देखा होगा उसने, मुझे पता नहीं। फिर तो मैंने बोला क्या लिखे, तो बोला आप माँ की स्तुति लिखिए आप। अच्छा। मैं लिखने बैठा, वो चला गया। तो लिखने बैठा तो एक लाइन पूरे दिन में मुझसे नहीं लिख पाई। अब इस यहाँ हम्म। से शुरुआत हुई। जी। आगे पीछे करता रहा, ऊपर नीचे करता रहा, होता रहा लास्ट में। और साथ में अपना भी जो पढ़ाई लिखाई शिक्षण का कार्यक्रम था, शाम तक नहीं लिखा गया। दूसरे दिन फिर हमने कोशिश की, 2 लाइन लिखी गई। हम्म। वो फिर आया अपने समय पर, क्या लिखा बताइए। तो मैं बोला यार तुम अच्छा काम मुझे दिया, मुझे तो लिखना ही नहीं आता, इसमें आपने बोला लिख, नहीं आप लिखे। उसने थोड़ा गलती का सुधार किया और मुझसे कहा कि आप लिखिए, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप, प्रोत्साहन दिया। और उसने एक लाइन उसमें और जोड़ी अपनी। हम्म। फिर कुछ उत्साह हुआ। फिर वो 4-5 दिन में वो हमारी पूरी हो गई। हम्म। और उसने उसमें उसका परिमार्जन किया। परिमार्जन करने के बाद में विभागीय पत्रिका निकलती थी हर महीने वहाँ, हम्म। उसमें वो ले गया, नोट करके ले गया। और उसके जहाँ वो काम करता था ऑफिस में, उसी के बगल में प्रकाशन विभाग था, उसमें दे दिया। और उसके जो संपादक थे वो भी कर्नल साहब थे, बहुत अच्छे राइटर थे हम्म। वो हिमाचल में रहने वाले थे। उन्हें अच्छी लगी हमारी, हम्म। उन्होंने उसको छाप दिया। हम्म। अच्छा लगा। फिर ये जब उत्साह हो गया तो फिर मैं लिखना शुरू किया, धीरे धीरे हम्म। लिखना शुरू किया। फिर वहां के स्थानीय साप्ताहिक अखबार था, अ, रामलाल प्रजापति उसके थे, आज भी है वो। तो आज जी। भी उनका हमारे से तारतम्य है, ये 96 में उनसे जुड़ा था। हम्म। फिर उन्होंने मेरा वो छापते रहे, छापने। और उसमें उस समय वो मुझे 100 रुपए दिया करते थे। और जो हमारी अच्छा। विभागीय मैगजीन थी उसमें छपता था तो कभी 300 रुपए, कभी 500 रुपए मिलते थे। बात 500 चीजों, लेकिन वो एक उत्साह था। हम्म। हम्म। तो फिर उन्होंने सलाह दी कि आप इसको दैनिक भाई और भेजिए। उन्होंने हमें एड्रेस दी। तो तब ये डिजिटल नहीं था, पत्राचार से काम होता था। हम्म। चिट्ठी जाती थी, उसके बाद छपता था, मैगजीन आती थी, जी। चलता रहा। फिर कुछ चलता रहा। और उसमें फिर तब तक इसी दौरान कारगिल का युद्ध आ गया। अच्छा। कारगिल हाँ, तो युद्ध आया तो मैंने एक गीत लिखा। एक हमारा
गीत संग्रह है, सीमा से आंगन तक। उसमें सीमा की बात है और आंगन की भी बात है। सैनिक और सैनिक पत्नी के व्यथा कथा गीतों के माध्यम से लगभग इसके अंदर 100 गीत है। तो उसमें एक गीत था, सिर पर बांधा कफन कर कर करके अरदल दफन, मौत आकर मिली और अमर हो गए, ये गीत था। और ये हमारी विभागीय पत्रिका सिग्नल मैन मैगजीन में छपी और वो सेना मुख्यालय में गई और उस पर मुझे 1100 रुपए का पुरस्कार उस समय मिला, कारगिल युद्ध के समय पर। बहुत बढ़िया। वो मेरे वो 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 मेरे जीवन का एक मोड़ था। उसके बाद यात्रा शुरू हुई, दूसरी जगह गए और फिर मैंने जब अपने आप को समझा कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, फिर मैं गद्य की तरफ मुड़ा। एक अच्छा गद्यकार होने के लिए एक अच्छा कवि होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर काव्य नहीं होगा, गद्य नीरस होगा और रूखड़ होगा, फुरफुरा होगा। महादेवी जी का गद्य पढ़िए आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का गद्य पढ़िए, दोनों में सत्य लिखा हुआ है लेकिन दोनों में अंतर है। एक खुरखुरा है, एक मधुर है। तो जो आपको गद्य हमारा पढ़ते हैं उसके अंदर कवि हमेशा मौजूद रहता है कहीं न कहीं किसी भी हालत में। दूसरा, मैं प्रयास करता हूँ कि हिंदी हिंदी बनी रहे, हिंदी भारतीय बनी रहे। अन्य भाषाओं के अगर शब्द आते हैं तो परहेज नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि बहुत मैक्सिमम, मेरा विचार है पर्सनल, कि 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो प्रूफ होने लगेगी। अगर आप हिंदी से परिचय करा रहे हैं समाज को, पाठक को, तो उसको हिंदी बनाने के लिए आप इसी में बहुत, हमारी इतनी समृद्ध है, हमारी क्षेत्रीय बोलियां हैं, हमारी संस्कृत है, तो इतने शब्द हमारे पास है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल। ये यात्रा चलते चलते फिर पूर्वोत्तर में पहुंची। पूर्वोत्तर के अखबारों में, वहाँ के जो स्थानीय समाचार पत्र पत्रिकाओं में मेरी संपादकीय पृष्ठ पर कई लेख छपे। और इस दौरान पर जितने भी हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं, उन राज्यों में 8-10 जगह पत्रिकाओं में हमारा कुछ ना कुछ जरूर छपता रहा, आर्टिकल छपती रही, कविताएं छपती रही। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रकाशित होने वाली हिंदी पत्रिकाओं में भी हमारे लेख है, कविताएं हैं, छपती रही। आज भी पूर्वोत्तर में आज भी छपती है हमारे। वाह। तो प्रखर जी, आपने एक पुरस्कार तो हमें बताया 1100 रुपए का प्रथम, तो इसके अलावा भी आपको कोई पुरस्कार मिले होंगे, और इसके अलावा जो भी आपकी उपलब्धियां रही हैं वो आज आप हमें बताइए। जी, 2013 में फिर मुझे सर्वप्रथम कवि मंचों पर जाने का पहला अवसर 2011 में, 2010 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। तो तब तक हमारी साहित्यिक यात्रा जारी थी। सही सलामत देखा जाए, अगर व्यवस्थित साहित्यिक यात्रा मेरी 2000 से 1999 से शुरू हुई है। कारगिल युद्ध के साथ में शुरू हुई, विधिवत। जी। और 2010 में रिटायर हुआ मैं। 2013 में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से विद्यासागर की मानद उपाधि मुझे मिली, जो इक्वल डीलेट कहते हैं। और विक्रमादित्य, वाह। बहुत बधाई आपको, बहुत। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ। वाह वाह वाह। इसके साथ में फिर कई आदरणीय त्रिभुवन शंकर पाठक जी को भी नमस्कार। आप अंधेरे में क्यों बैठे हो? एक मिनट, हाँ मुझसे बात करिए, मैं एक लाइट जला देता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, चातक जी को बोल रहा हूँ। अच्छा, चातक जी से। हाँ।
आपका नाम है श्याम परवाना चतुर्वेदी। जी, चतुर्वेदी जी, बहुत सुंदर। तो तो आप भी साहित्य में आपकी भी क्या गतिविधियां हैं? आप बताइए अपनी साहित्य से जुड़े। हाँ, हाँ। बताइए पंडित जी। हाँ, मैंने कहा आपके साथ हैं तो अवश्य ही साहित्य में भी हाँ, नहीं इनकी कर कुछ दो आप ही गतिविधियां लिखो। रही होंगी, तो अगर हेलो। हमारे साथ साझा करें तो। हेलो। आप ही बता दीजिए प्रखर जी इनके बारे में। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। पंडित जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज हमें तो आ रही है आपकी। हाँ, आवाज नहीं यहाँ आ तो आ रही रही है। है आवाज। आपकी आवाज तो आ रही है इधर। आपकी दोबारा लिंक करिएगा, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है। चंदन जी, आ रही आ रही आ आप, रही हाँ, की आपका भी जो आ रही, लीड, प्रखर जी की भी आ रही। प्रखर जी आपके जो लीड है वो थोड़ा लूज हो गई होगी, उसको हटा के या तो आप उस पे स्पीकर पे आ जाइए। आप म्यूट पे तो नहीं हो गए? म्यूट पे भी नहीं है आप। पहले तो आ रही थी आपकी आवाज, बाकी सबको आवाज आ रही है। हाँ, आपकी भी आ रही, प्रखर जी की भी आ रही, लेकिन इनकी। हमें तो, अच्छा, वो बाहर ही चले गए हैं। नेट की चातक, प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, दोबारा लिंक चातक जी नमस्कार। दोबारा किया। कुछ हो जाता जी है। आप बोले। चलिए कोई बात नहीं, बताइए, आप ही बता दीजिए इनके बारे में, आप क्या बता रहे हाँ। आप पूर्व गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता रहे। थे? अच्छा। और कब ये 2011 में आप सेवा से निवृत्त हुए, जून में। हम्म। और ये सेवा के दौरान ही कन्नौजी के स्पेशली इन्होंने कन्नौजी पर ही काम किया। और उस समय किया संघर्ष कन्नौजी के लिए, जब हम्म। लोग इसको पसंद नहीं करते थे, जब खड़ी बोली का प्रभुत्व था। जो भी जितने भी साहित्यकार हो रहे थे, चाहे वो कन्नौज में हो। इनका जो गांव है कन्नौज जनपद में पड़ता है, लेकिन ये सेटल फरुखाबाद हमारे ही मोहल्ले में है। हमारा रोज इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो बहुत। ये इन्होंने इन्होंने उस समय संघर्ष किया, कन्नौजी को जिंदा रखा। और जो भी इनसे मैं मदद, जब भी हमें जरूरत पड़ती तो मैं इनके पास चला जाता हूँ और ये पूरी मदद करते। खासकर उसका लहजा, उसका व्याकरण, उसका जो भाव कैसे इकट्ठे करना है, वो इन्हीं से मैंने सीखा। वाह। उसके क्रियापद है या जो लहजा है। तो और इन्होंने उस जीवन को जिया है, क्योंकि हमारे से काफी वृद्ध हैं, तो उस जीवन को जिया है जहाँ जिस समय निखालिस कनौजी हुआ करती थी, जहाँ हिंदी का, खड़ी बोली का प्रभाव नहीं था, खड़ी बोली बोली नहीं जाती थी, सभी कनौजी में बात करते थे। उस लहजे को उन्होंने संभाल के रखा। और मजे की बात यह है कि इन्होंने भी गीता का काव्य अनुवाद किया दोहा चौपाई में। वाह, और इन्हीं से बहुत प्रेरणा बधाई। लेके मैंने राधे श्याम रामायण में अनुवाद किया। राधे श्याम रामायण की तर्ज पर गीता का अनुवाद, वो भी इनसे प्रेरणा लेकर बाद में किया। हाँ। बहुत सुंदर। और तो वैसे जी। और भी बातें आपसे हम करेंगे अभी। हमको ये बताइए कि आपकी अभी तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? जी, यूं तो मैंने 8-10 किताबें लिख चुका हूं मैं। लेकिन 2 किताबें मेरी प्रकाशित हुई मन के आंगन में, जी। और दूसरी किताब है वक्त के कैनवस पर। अच्छा, ये गद्य वक्त में के है पद्य कैनवस में? पर। ये गद्य में है ये पद्य पद्य में? में है, गद्य में है। छड़काएं हैं ये, अच्छा। नवगीत और छड़काएं हैं। वाह। और इसकी भूमिका जो है डॉक्टर अरविंद कुमार जी ने लिखी, जो अब हमारे बीच नहीं है।
अचानक उनका देहावसान पिछले वर्ष हो गया। उन्होंने भी कन्नौज में बहुत काम किया था। और एक हमारे जो शोध पुस्तक निकली थी, विविध हिंदी की विविध बोलियों में प्रश्न काव्य, इसके अंदर प्रतियोगिता हुई थी। इसमें मेरा शोध पत्र प्रथम आया था। वाह। जो इसके अंदर लिखा है, इसके अंदर मैंने संस्कृत, अवधी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, इन बोलियों को मैंने उसमें शामिल किया था। अच्छा। और आगरा विश्वविद्यालय ने ये काम कराया था। तो ये मेरी साहित्यिक यात्रा का बहुत प्रभाव है। तो ये 2 उपलब्धियां जहाँ आपके अभी तक रही हैं। तो बाकी जो आपने 7-8 लिखी हैं उनको भी आप छपवा रहे होंगे या क्यों विलम्ब हो रहा है? हाँ, छपवाएंगे धीरे धीरे। असल में पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी साथ साथ जरूरी था। जी जी जी। इस वजह से, और इसी के साथ मैं आपसे बात करूं कि मैंने गीता, श्रीमद् गीता, भगवत गीता का अनुवाद किया राधेश्याम रामायण में। ये हमारी अभी हस्तलिपि है। वाह 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 वाह, ये भी आपकी पुस्तक छप चुकी है? अभी नहीं छपी है। अभी ये नहीं छपी? ये हमारी, हाँ, ये वाह वाह बिल्कुल वाह, तैयार है, अब जब भी चली जाए। बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपकी ये पुस्तक खूब मैं प्रकाश 18, प्रचलित हो। और इसकी खासियत ये है, जितने श्लोक हैं हम्म उनका काव्य अनुवाद राधेश्याम रामायण में है। हम्म। सार और प्रस्तावना हर एक अध्याय की वो दोहा चौपाई में रामचरितमानस की तरह, उसका लहजा वही है। आप पढ़ने से लगेगा कि मैं रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ। वो हर अध्याय का पिछले अध्याय से प्रस्तावना में जोड़ते हैं, और सार के अंदर पूरे अध्याय का उसका सार होता है। वाह। तो बहुत, चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और उम्मीद है कि आपकी ये पुस्तक खूब प्रचलित हो, खूब आप इसमें नाम कमाएं। तो इसके अलावा आपने कभी कोई सम्मेलनों में, गोष्ठियों में भाग लिया होगा, तो उसका भी कुछ बताएं। हाँ सर, मैं एक सबसे बड़ी संस्था है हिंदी साहित्य भारती, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और उसके जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर रविन्द्र शुक्ल, पूर्व जी शिक्षा मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में। तो उन्हीं की संस्था का, उसका मैं जिले में उपाध्यक्ष हूँ। तो उसका भी सम्मेलन अभी पिछले हफ्ते ही हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश राज्य का। हर जी। एक राज्य में, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका संगठन है, और हर एक राज्य में, हर एक जिले में उसकी इकाई है। वाह। अपने स्तर से काम सभी कर रहे हैं उसके मार्गदर्शन में। इसके अलावा कई मंचों पर जाना होता है। अपनी बात रखता हूँ मैं इसमें। मैं आपको सही बताऊं तो मैं साहित्यकार हूँ, मंची कभी नहीं, सत्य ये है। जी लेकिन वो भड़ास निकालने के लिए आप कहें, लोग जबरदस्ती बुलाते हैं। रामनगरिया मेला लगता है, उसके जी। अंदर एक दिन मिलता है, उसके अंदर होता है, उसमें बुलाया जाता है। और जो भी कार्यक्रम होते हैं हमारे आसपास के, दूर तो मैं सबसे पहले शुरू में प्रतापगढ़ गया। सबसे पहले शुरुआत हुई हमारी कोटा से। कोटा में गया, इंदौर गया, उज्जैन गया, उसके बाद कानपुर गया, कन्नौज में गया, इधर बरेली में गया, गोला गोकर्णनाथ में गया। तो इस तरह से उस टाइम, अब उतना पता, क्योंकि मंची के साथ में थोड़ा वैसे लोग अर्थ की तरफ ज्यादा, जहाँ चमक होती उधर ज्यादा जाते हैं। और कलम जब अर्थ के साथ बनती है तो वो चारण व्रत की तरफ मुड़ जाती है। आप इससे बेहतर जानते हैं। जी। अगर आपने सत्य लिखना है तो आपको कठोर होना पड़ेगा। बिल्कुल। सिद्धांतों समझौता नहीं कर सकते। और जीवन पर्यंत सेना ने इतना बंदोबस्त सरकार ने हमारा कर दिया कि अंतिम सांस तक अर्थ की व्यवस्था कर दी घर चलाने के लिए। तो उस तरफ मैं जाता नहीं। जी अब जी। रही बात, तो साहित्य अभी कन्नौजी की सेवा में, हिंदी की सेवा में लगा हूँ, आनंद से तो लिखा जा रहा है। कन्नौजी के अलावा आप हिंदी की किस विधा में आप रचनाएं लिखते हैं? मसलन दोहे, मुक्तक। हाँ जी जी, हिंदी में मैं मुक्तक है, दोहा, सवैया, राधेश्याम जो तर्ज है उसके ऊपर राधेश्याम छंद में, और नवगीत भी लिखता हूँ। अच्छा। नवगीत भी लिखता हूँ। इसके अलावा गद्य में,
गद्य विधा में आलेख है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, बाल नाटक भी मैं लिख रहा हूँ अभी, शुरुआत की, पहले तो नहीं लिखता। बच्चों के लिए भी कविताएं 2-4 लिखी, ज्यादा नहीं लिखी, लेकिन हाँ लिखी है। और अभी आलेख पर मेरा ज्यादा जोर रहता है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। गद्य और पद्य में आपको दोनों में महारत हासिल है। तो साहित्य में आपने अपना गुरु किनको माना है? ये बैठे हैं जो हमारे आदरणीय, यही आपके गुरु हैं या कोई और भी, किसी और को भी आप अपना जी, गुरु हमारे गुरु, ये नहीं, ये गुरु तो जेब के गुरु हैं, ऐसे ये कह सकता हूँ मैं इनको। मानते? कि जब भी रास्ता चलते वगैरह मैंने इनको बाजू पकड़ के बैठा लिया, तो हम्म, ये मना नहीं कर पाते हैं। और वैसे हमारे साहित्यिक गुरु जो है डॉक्टर शिव अम्बर है, आपने जी, नाम सुना होगा उनका, डॉक्टर शिव अम्बर। अच्छा, और कन्नौज जी के हमारे गुरु है डॉक्टर राम आश्रित दीक्षित निराला राही। जी। बहुत अच्छे दोनों लोग प्रवक्ता रहे हिंदी के माध्यमिक विद्यालय में, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के पुरोधा हैं। तो जैसा और कि, मानसिक रूप से मेरी, जी, हाँ, एक मैं एक बात और जोड़ू इसमें, मेरी मानसिक जो गुरु है वो महिषी महादेवी वर्मा है। वो हमारी धरती की है, हमारी आंगन की है, हम्म, हमारे बीच की है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है जी। लेखन के मामले में। तो प्रखर जी, मैंने मा- जितना भी आपकी रचनाओं में देखा, आप कन्नौजी एक वह भाषा को अधिक महत्व देते हैं। तो क्या कन्नौजी भाषा अन्य भाषाओं की भी मिक्सचर है, जैसे कि बुंदेलखंडी है, ब्रज भाषा है, या और भी कोई भाषा इसी तरह की हैं, या ये बिल्कुल अलग भाषा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पश्चिमी हिंदी है। जो हम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हम्म, जो हिंदी बोली जाती है, वो पश्चिमी हिंदी का ये ये प्राकृत से, इसका अपभ्रंश से प्रादुर्भाव हुआ है। हम्म, पश्चिमी हिंदी कहा जाता है इसको, जो कि कुरुक्षेत्र से लेकर और सोनभद्र तक जाती है, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा तक जाती है। हम्म, इसके इसी के अंदर से इसकी उत्तर प्रदेश में ब्रज, कौरवी, यानी जो पुराना मेरठ मंडल, हम्म, पूरा गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ मंडल है, इसमें जो बोली जाती है उसको कौरवी या खड़ी बोली भी कहा जाता है। हम्म, उसके बाद ब्रज आती है जो अलीगढ़ तक है, हम्म, एटा तक। उसके बाद आती है कन्नौजी, हम्म, और बुंदेली, अवधी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी में आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश तक कुछ बोला जाता है वो, लेकिन पूर्वी हिंदी के अंदर, ये पश्चिम हिंदी में इतनी है, अवधि तक है। अब इसको अलग करने के लिए इसका जो क्रियापद है उससे ही अलग होती है। हम्म, वो कहने को तो आमतौर पर जो पुराने लोग, जो विद्वान है, वो बोलते हैं कि ब्रजभाषा है ये, हम्म, जबकि ब्रजभाषा नहीं। उसमें खायो, उसमें ओ है, हम्म, मैया मोरी मैनी माखन खायो, हम्म, वहां या है, यहाँ ओ है, गौ, आओ, खाओ, लाओ। तो उससे ही अलग होती है, ये पूर्णतः स्वतंत्र है। अच्छा, जब इसका विश्लेषण हुआ, आगे इस पर शोध हुआ, तो ये पाया गया कि जो मानक कन्नौजी है वो जनपद फर्रुखाबाद और कन्नौज में बोली जाती है। हम्म, पुराना फर्रुखाबाद का ही हिस्सा तहसील हुआ करती थी कन्नौज। हम्म, पुराना कानकुब्ज है, आपने सुना होगा, जो पांचाल खाने को क्षेत्र भी, रहा, हाँ, कानकुब्ज क्षेत्र रहा, राजा हर्षवर्धन की राजधानी रही। बिल्कुल। उस समय जो बोला जाता, भाषा बोली जाती तो कन्नौजी ही थी। हाँ, ये बात सही है, जो भाषा नजदीक लगती वो संक्रमणी हो जाती है। हम्म, बुंदेली से लगे, नजदीक लगी तो बुंदेली का असर है, इधर अलीगढ़ से लगी है तो ब्रज का असर है, इधर बरेली से लगी तो उसका रोहेली का असर है। हर बोली के साथ संक्रमण होता है। आपके तो यहाँ उत्तराखंड में भी ऐसा ही होगा कि जो बोलियां हैं एक दूसरे पर अलग अलग है। जो तो प्योर एक जगह होती हैं, जब किनारे पे आती हैं तो मिक्स हो जाती है। तो प्रखर जी, हमारे पास थोड़ा सा समय रह गया है, और इस समय में अब हमारे साथ जो लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं उन सबसे एक एक करके निवेदन करूंगा कि उनके मन में आज के आपके कार्यक्रम को लेकर के अगर कोई प्रश्न हो तो वो आपसे करेंगे, और आपको उनका उत्तर देना है। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी से, अगर उनके मन में आपके लिए कोई प्रश्न हो तो वो आपसे पूछें। स्वागत है सुषमा जी आपका। अरे जी, नहीं, प्रणाम।
पटेल को धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। स्वागत। मैं पढ़ती रहती हूँ इनकी कन्नौजी कविताएं जितनी भी आती हैं पटेल पे, हालांकि मुझे कन्नौजी भाषा नहीं आती है, लेकिन समझ तो लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के समझने कुछ तो आता ही है समझ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लिखते हैं उससे हमें भी एक भाषा को सीखने का, बोली सीखने का मौका मिल रहा है, मौका मिलता है, क्योंकि बिल्कुल। प्रांतीय जो बोलियां होती है वो हम लोगों को नहीं सुनने को मिलती हैं। यहाँ को अगर आप लखनऊ में आएंगे तो फिर खड़ी बोली बोलेंगे, तो जी ये हमें ये अच्छा लगा। तो आप उसमें आपने कुछ लिखा है साहित्य क्या जी कन्नौजी लिखा है कन्नौज में? लोकगीत। जी जी, कन्नौजी में लोकगीत। मैं अगले पार्ट में, अभी तो सिर्फ साहित्यिक चर्चा हो रही है, अगले पार्ट में आपको हम सुनाएंगे जो अगले नहीं, खंड बड़ी में। प्रेरणास्पद तो मैंने लग रही लोकगीत है, लिखे हैं, आपकी सुनकर बहुत अच्छा लग लोकगीत रहा लिखे है। हैं, लोकगीत लिखे हैं, कन्नौजी में गद्य लिखा है, आलेख लिखे हैं। अगर आप हम्म। इस मंच से जुड़ी हैं तो आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा। मैं डालता हाँ, रहता हूँ पढ़ते बीच तो बीच में। पढ़ते रहते हैं, हाँ, हाँ। अच्छा लगता है पढ़ और के। और तो अभी ज्यादातर अभी कुछ महिला केंद्रित भी मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि मैं, या तो मेरा जो साहित्य जो अभी तक लिखा मैंने मुख्यतः है दो भाग में आप कह सकते हैं। एक तो है भक्ति का, भक्ति की तरफ जो लिखा गया है, भगवान, भक्त और भगवान की बात है इसमें, ब्रह्म और आत्मा की बात है। दूसरा जो हम्म। साहित्य है जो लिखा है वो वंचित, पिछड़े और पिछले पायदान पर खड़े लोग हैं, शोषण से शोषित है, समाज से शोषित है, उनकी आवाज है। तो कुल मिला के ये भक्ति भी दीन होता है और ये जो वंचित वर्ग है ये भी दीन ही होता है। मलैया की बात है, उसारे की बात है, महिलाओं की जो आप और आपसे पहले की जो महिलाएं थी, पहले वो चक्की चलाती थी, जबरदस्ती चक्की उठना पड़ता था, पीसना पड़ता था। हमारी तो मतलब घर में धान कूटती थी सुबह 4 बजे उठ के, वही चावल बनते थे घर में, जी वही जी खाए जी, जाते थे। ये इस पीड़ा को मैंने बड़ा बखूबी उठाया है, दो तीन लोक गीतों में उठाया है। हम्म। मौका मिला तो आप जरूर पढ़िए, मैं डालूंगा और आप पढ़िए उसको, और मिला तो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, प्रखर जी से प्रश्न करने के लिए। अब हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि वो प्रथम चरण में नहीं जुड़ पाए, तो चातक जी संक्षेप में, डॉक्टर प्रखर जो है एक रिटायर्ड फौजी हैं और साहित्य में रुचि रखते हैं। और आप उनका जो प्रथम लिंक में देखिएगा, उनका जो जीवन परिचय है बहुत ही मार्मिक रहा, भावुक रहा, संघर्षमय रहा। तो आपका अब उनके लिए कोई प्रश्न आपके मन में अगर कोई हो तो आप उनसे पूछिए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर जी का, चाचा जी भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा हुआ ये कार्यक्रम, तो बहुत दिन बाद प्रकाश जी ने शुरू किया है, नहीं तो ये इतना अच्छा कार्यक्रम है क्या कहें। वैसे मेरे मन में एक बात उठ रही है, मैं भी जी हिंदी का अध्येता रहा हूं और कई विद्वानों से चर्चाएं भी होती रहती हैं। हिंदी में जैसे अवधि है, ब्रज है, ये तो भाषा का दर्जा पा चुकी हैं और इनके इस भाषा में अनेक अनेक ग्रंथ मिलते हैं। लेकिन कन्नौजी और बुंदेली ये अभी भाषा के दर्जा में नहीं आती हैं, ये अभी बोली के रूप नहीं। में है, क्योंकि इनका कोई जी जी सर्वमान्य भी प्रबंध ग्रंथ या उस तरह का नहीं है जो इनको भाषा की श्रेणी की वो उपलब्धता दिला सके। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर जी, आप बिल्कुल मैं अपनी आपसे बात। सहमत हूँ। चातक जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, और आपसे आपकी बात का ही समर्थन करते हुए अपनी बात में रख रहा हूँ। ये बोलिए, और इसका सबसे बड़ा अगर कारण हम विश्लेषण करें तो मेरी समझ में जो आया है कि जो हमारे पूर्व विद्वान रहे, चूंकि तत्कालीन काव्य जो है उसकी भाषा ब्रज रही और उसके बाद अवधि रही, इसलिए प्रचुर मात्रा में इसका साहित्य रहा। दूसरी बात, अ, चाहे कोई भी बोली, क्षेत्रीय बोली हो, उसको उठाने में वहां के जो ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन उस वो मौखिक है, यहाँ का जो साहित्य, ज्यादातर साहित्य जो मौखिक है, और उसको लिपिबद्ध करने के लिए आप जैसे और हमारे जैसे साथियों की जरूरत है जो उसको लिपिबद्ध करते हैं। वो नहीं हो पाया। जैसा आपने कहा कि प्रबंध काव्य नहीं है, अब ये जिम्मेदारी किसकी थी? हमारे पूर्वजों की थी जिन्होंने इस काम को नहीं किया।
और इसकी मुख्य वजह रही कि उन्होंने काम वो ब्रज में लिखा या उन्होंने अवधि में लिखा। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने उसकी आधारभूमि तैयार की। पंडित परमेश्वरी दीन जिन्हें परमानंद दास जी कहा जाता है, जो अक्ष छाप के कवियों में एक सूरदास के बाद के एक कवि रहे, वो यही सराय मीरा के थे, कन्नौज के। उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, लेकिन उनका 50 से 60% कन्नौजी का साहित्य है। इसी तरह से रीतकालीन कवि है तोष निधि, जिनकी रचना है सुधा निधि, उनको उपेक्षित कर दिया गया, जबकि वो भूषण के समकालीन थे। बहुत प्रसिद्ध नाम उनके है। साहित्य को बिसरा दिया गया। तो इसमें जो उपेक्षा रही, और अब आप ताजुब मानेंगे प्रकाश जी कि उस समय पिछले 35 साल से कोई भी शोध कार्य नहीं हुआ कन्नौजी में। सबसे पहले संत राम अनिल लखनऊ विश्वविद्यालय से शोध किया कन्नौजी पर, और आज 35 साल बाद में 7 शोध कार्य हो रहे हैं। 35 साल तक सूखा रहा, तो 35 साल में कुछ तो साहित्य रचा जाता है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं रहा। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझसे अगर पूछा जाए तो ये हमारे और आपकी बिरादरी का है, जिन्होंने इस तरफ उपेक्षा की इसकी। लेकिन अब भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है, इस पर काम हो रहा है और चिंतन के साथ हो रहा है, और हमें आशा करनी चाहिए कि कन्नौजी अपने स्थान जरूर ग्रहण करेगी। जी, इसमें इसी लिंक में एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि ये इसका कार्य क्षेत्र या इसका जो कन्नौजी का क्षेत्र है फर्रुखाबाद और कन्नौज तो खैर पहले तहसील था ही फर्रुखाबाद का, तो ये है। अब आपके जो कन्नौज की बोली है इससे 80% मिलती जुलती आपके पड़ोस में हरदोई की बोली है। हरदोई से थोड़ा और बढ़िया शाहजहांपुर में अवधी और ये कन्नौजी मिक्स हो जाती है, आपने देखा होगा। सीतापुर तो शुद्ध अवधी है, लेकिन शाहजहांपुर जहां बढ़िए वहां पर कन्नौजी भी थोड़ी उसमें मिश्रित हो जाती है। 60% अवधी है, 70%, 30% उनसे कन्नौजी इसमें मिश्रित हो जाती है। इसका क्या नाम दिया जाए? हाँ जी बिल्कुल। ये नहीं, देखिए अगर हम अभी आपने प्रश्न उठाया तो उसका जवाब तो यही है कि कन्नौजी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है, और नहीं तो इसकी 6 रूप हैं, इसके 6 उप बोले, मतलब इसके भाग 6 हैं। जो मानक कन्नौजी, पहले 3 मुख्य भाग है, मानक कन्नौजी, तिरहारी और संक्रमणी। कुछ विद्वान इसको 3 भाग मानते हैं। मानक कन्नौजी फर्रुखाबाद और कन्नौज जनपद की बोलने जाने वाली कन्नौजी को मानक कन्नौजी कहा जाता है। तिरहारी कन्नौजी एटा, कासगंज, मैनपुरी, ये तिरहारी कन्नौजी है जो ब्रज से मिलती जुलती है, लेकिन क्रियापद के वजह से उसको अलग करती है, एटा से पूरब साइड की। उसके बाद में संक्रमणी, संक्रमणी में जनपद इटावा, औरैया से लेकर लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं, ये आते हैं। दूसरे विद्वान बोलते हैं इसके भाग हैं तिरहारी, मानक, तिरहारी, मैनपुरिया, इसके बाद में संक्रमणी बुंदेली से मिलती है। दूसरा इस साइड में बगराही, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, शाहजहांपुर, जो शाहजहांपुर में बोली जाती है, बंगराही बोलते हैं उसको। उसमें रोहिली का भी असर है, जो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बरेली में बोली जाती है। रोहेली बदायूं में रोहेली का असर है। कुछ असर अवधि का है, लेकिन ज्यादा नहीं है। रोहेली का और कन्नौजी का असर है। बदायूनी है, वो कासगंज और बदायूं के बीच की बोली है। ये बदायूनी और शाहजहांपुर की बोली जाने वाली बंगराही, वो मानक कन्नौजी के बिल्कुल निकट है, जैसा कि कहा जाए। मैंने अभी कुछ दिन में आपको पुस्तक मिलेगी, उसमें ये बिल्कुल विस्तार से दिया गया है। इस पर अभी काम चल रहा है और बड़े स्तर पर काम चल रहा है। हमें आशा करनी चाहिए कि आपकी शंकाओं का समाधान जरूर उसमें है। और ये इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है जी, इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है
एक मिनट मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। पश्चिम से पूरब, पश्चिम में एटा, पूरब में कानपुर का बिल्हौर तहसील, उत्तर में लखीमपुर खीरी, बरेली, शाहजहांपुर, दक्षिण में औरैया, इटावा, मैनपुरी। ये इसका भौगोलिक सीमा है। प्रखर जी, देखिए, इसका समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है। आप ठीक क्या पूछना चाह रहे थे ठीक। चातक से, जल्दी से पूछ लीजिए। नहीं हो गया। मैं ये कह रहा हूं जैसे शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर का जो उत्तरी और पूर्वी भाग है वो तो अवधि से ज्यादा आच्छादित है। उसका जो पश्चिमी और दक्षिणी भाग है वो कनौजी से प्रेरित हो सकता है, ऐसा है। जैसे हमारे अवधि में प्रखर है। जी, इसका समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हम 10 मिनट के बाद जी आपसे फिर बिल्कुल। से मिलते हैं और उस लिंक में हम सुनेंगे आपसे आपकी पसंदीदा रचनाएं।